अभी तक मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं बताई और मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझने के लिए अभी आप कैपेबल हो ही नहीं, अभी आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो डेफिनेशन तो आपके लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो लोग आपको डेफिनेशन पढ़ा कर डरा देते हैं, वो सिर्फ आपको डेफिनेशन के नाम से ही नहीं डरा रहे, आपके अकाउंट्स का बेस कमजोर कर रहे हैं। अगर एक बार आपके मन में अकाउंट्स को लेकर डर बैठ गया कि अकाउंट्स तो बड़ी मुश्किल है, तो उसके बाद वो डर आपके अंदर से नहीं निकलेगा। आपके अंदर कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि मैं आंसर सही निकाल भी सकता हूँ। 99% बच्चे जो होते हैं वो अकाउंट्स के अंदर गलत आंसर निकाल कर आते हैं, एक बारी में उनका कभी भी आंसर सही नहीं आता। और वो क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका बेस ही कमजोर होता है। तो यहाँ पर अभी इस वक्त पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, मेरे को समझानी नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। तो अभी तक हमें इतना पता चल गया कि जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उन्हीं को हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें से भी मॉनेटरी टर्म्स वाले को रिकॉर्ड करते हैं। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि रिकॉर्डिंग का बेसिस क्या होता है। आपने तो रिकॉर्ड कर दिया, इतने की परचेज हो गई, इतने की सेल हो गई। यहाँ पर देखो, अगर मान लो आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है, उसने आपके लिए ये रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया कि महीने में इतने की परचेज हुई है, इतने की सेल हुई है, इतने का बिजली का बिल गया है, इतने की स्टाफ की सैलरी गई है, उसने आपके लिए सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रख दिया। लेकिन आप एज अ ओनर अपने स्टाफ पे भरोसा कैसे करोगे? कैसे मान लोगे कि उसने सही रिकॉर्ड मेंटेन करे? सच में ये सब हुआ था? हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, वो पैसा खाने के चक्कर में हो, वो आपके साथ धोखा कर रहा हो। बड़े बड़े बिजनेस इसी धोखे के चक्कर में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई तो प्रूफ चाहिए ना कि भाई किस बेसिस पे, कैसे मान लें कि ये जो रिकॉर्ड्स स्टाफ ने मेंटेन करे ये रिकॉर्ड सच्चे हैं, इतना खर्चा और इतनी इनकम सच में हुई थी। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एविडेंस की। जिस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हमने रिकॉर्ड करा, उस हर एक ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। बिजनेस के अंदर बिना बिल के कोई भी सामान खरीदा या बेचा नहीं जाता। मैं आपसे छोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा, आपके आसपास वाली दुकान की बात नहीं कर रहा, वहां पर तो बिल लेने देने का कोई सिस्टम ही नहीं होता। मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जो थोड़े से बड़े लेवल पर होते हैं। जैसे ये ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पर जो है कोई भी सामान खरीदा और बेचा जाएगा तो हमेशा बिल मेंटेन किया जाएगा, रिसिप्ट निकाली जाएगी, तभी सामान परचेज और सेल होगा। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा आपके परचेज और सेल का बिल। जो बिल होते हैं वो इस बात का सबूत होते हैं कि सच में ये ट्रांजैक्शन और इवेंट हुए थे, सच में इतनी परचेज और सेल हुई थी। तो ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है इसका एविडेंस, इसका बेस क्या है? बिल्स, रिसिप्ट, इनवॉइस। आप इसको किसी भी नाम से बोलो, तो रिसिप्ट या बिल होना बहुत जरूरी है। अब छोटी दुकान वाले तो बिल नहीं देते, तो क्यों नहीं देते? क्योंकि वो खुद ही दुकान चला रहे हैं, खुद ही उस दुकान के ओनर है, उन्होंने कोई स्टाफ थोड़ा रखा है। अब वो अपने आप से झूठ बोल के क्या करेंगे? अपना नुकसान कौन करवाता है? तो उनको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। उनकी छोटी सी दुकान है जिसको वो खुद ही चला रहे हैं, खुद ही सामान खरीद रहे हैं, खुद ही सामान बेच रहे हैं, खुद का रिकॉर्ड खुद मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको एविडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन दुकान जहां बड़ी हो जाती है, बिजनेस जहां बड़ा हो जाता है, वहां पर एविडेंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो रिकॉर्डिंग का बेस एविडेंस होना चाहिए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। जो ये ट्रांजैक्शंस और इवेंट होती हैं, इसको हम डेली बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। डेली बेसिस पर आइडेंटिफाई करने का मतलब हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है, कौन सी नॉन मॉनेटरी है। तो जो मॉनेटरी वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी उनको हम अपनी बुक्स में लिख देते हैं। अब बुक्स को आप डायरी बोलो, चाहे कंप्यूटर बोलो, चाहे रजिस्टर बोलो, कुछ भी नाम दे दो। अब ट्रांजैक्शंस और इवेंट तो डेली बेस पे होती हैं, परचेज सेल डेली होती है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा कि हम अपने ट्रांजैक्शंस और इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस और इवेंट को मेजर करेंगे। अब ये मेजर करने का क्या मतलब है? मेजर करने का मतलब है कि आप कह रहे हो आपने 10 लाख की सेल करी, ये 10 लाख क्या है? ये 10 लाख रुपीज है। आप रुपीज की टर्म में बता रहे हो क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। उसी तरीके से अगर मान लो कोई यूएसए में रहता है तो वो इसको डॉलर में बताएगा, अपनी सेल परचेज को डॉलर में बताएगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हमें कहता है कि आपको कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट, कॉमन मेजरिंग यूनिट डिसाइड करना होगा, जिस यूनिट में आप अपनी ट्रांजैक्शंस और इवेंट को मेजर करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग ने हमें मेजरिंग यूनिट दे रखा है, करेंसी ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री में बिजनेस हो रहा है उस कंट्री की करेंसी आपकी मेजरिंग यूनिट कहलाती है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंट्री के अंदर एक बिजनेसमैन किसी और मेजरिंग यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा बिजनेसमैन कोई और मेजरिंग यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपका मेजरिंग यूनिट होगा रुपीज। आप सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रुपीज में रिकॉर्ड करोगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस और इवेंट होते हैं उसको हम रुपीज के टर्म में मेजर करते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग। आपने पता कर लिया कि ये हमारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट है जो मॉनेटरी टर्म्स वाली है, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे और ये ट्रांजैक्शंस और इवेंट इतने रुपए की है। आपने उसका मेजरिंग यूनिट भी निकाल लिया। उसके बाद अब तीसरा स्टेप आता है कि आप उनको रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होने जा रही है। तो अब ये रिकॉर्डिंग करनी कहाँ पर है? तो ध्यान से सुनो। रिकॉर्डिंग करने के लिए अकाउंट्स में एक
बुक बनाई जाती है जिस बुक का नाम होता है जनरल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अभी आपको 3-4 क्लासेस के अंदर बार बार नए नए वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, तो आप जितने भी नए नए वर्ड्स होंगे उनको अच्छे से समझना, याद रखना कि इसको हम ये कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जो रिकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, इतनी देर से जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगी? ये रिकॉर्डिंग होगी जनरल के अंदर। जो डायरी है वो छोटे दुकानदारों के लिए है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो थोड़ी बड़ी दुकान हो जाती है, उसके अंदर जनरल बुक बनाई जाती है। जनरल बुक कैसी होती है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके एक एग्जांपल के लिए मैंने बना दिया यहाँ पर, बाकी मैं कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा कि जनरल बुक कैसे बनाई जाती है। आप लेफ्ट साइड वाला देखो, ये राइट साइड में जो सब्सिडरी बुक है इसको मत देखना, लेफ्ट साइड वाला देखो। जितनी बातें अभी हमने देखी थी, जो ट्रांजेक्शन और इवेंट देखे थे, उन ट्रांजेक्शन और इवेंट को डेली बेस पे हमें रिकॉर्ड करना है। अब छोटा बिजनेसमैन होगा तो वो अपनी डायरी में रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जो थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन होगा वो जनरल बुक बनाएगा। अब अगर वो जनरल बुक बनाता है तो जनरल बुक कैसे बनाएगा? एक बुक होगी जिसके अंदर वो डेली बेसिस पे अपनी सारी परचेज, सेल, इन्वेस्टमेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डैमेजेस सब कुछ लिखेगा। यानी एक ही बुक के अंदर ये सारी चीजें लिखी जा रही है, जिस बुक को हम जनरल बुक कह रहे हैं। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को एक बुक में रिकॉर्ड करा जा रहा है, डेट वाइज रिकॉर्ड करा जा रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आपसे कभी भी मैं पूछूं कि रिकॉर्डिंग कहां पर होती है, तो आपका जवाब होगा जनरल बुक में होती है। किस तरीके से होती है मैंने नहीं बताया, कौन से फॉर्मेट में होती है मैंने नहीं बताया। इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है उसको हम एंट्रीज बोलते हैं। जिस तरीके से आपने अपनी बैंक की पासबुक में सुना होगा कि एंट्री होती है, हम कहते हैं कि हमें एंट्री करवानी है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जनरल बुक के अंदर जो काम करा जाता है उसको एंट्रीज बोलते हैं। अब वो काम कैसे करा जाता है, वो एंट्रीज कैसे करी जाती हैं, वो बातें मैंने आपको अभी नहीं बताई और 3-4 चैप्टर तक बताऊंगा भी नहीं। ये जनरल एंट्रीज की बातें, जनरल बुक की बातें, ये 3-4 चैप्टर के बाद आती हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो जनरल बुक में होती है, जिसके अंदर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सबको एक साथ एक बुक में डेट वाइज रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अभी ये राइट साइड वाला आपको देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगले स्टेप पे जो कि है क्लासीफाइंग। अभी क्लासीफाइंग क्या है? सबसे पहले ये जान लो कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जो हम क्लासिफाई करते हैं, वो हम कौन सी बुक में करते हैं? वो हम करते हैं लेजर बुक में। ऊपर हमने देखा रिकॉर्डिंग करी जाती है जनरल बुक में, उसी तरीके से जो क्लासिफाइंग होती है वो होता है लेजर बुक में। यहाँ पर हम बोलते हैं कि हम अकाउंट्स बनाएंगे। आपको इतना पता होगा कि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो ये जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं लेजर बुक में। एक लेजर अकाउंट होता है, लेजर बुक होती है जहां पर क्लासिफिकेशन होता है। अब किस तरीके से होता है इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करके आए, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जनरल बनाई थी, उसके बाद लेजर बनेगा, यानी पहली जनरल बन चुकी है, जनरल बुक तैयार है हमारी। अब जनरल बुक की मदद से ही लेजर बुक बनती है, तो जनरल बुक की मदद लेंगे और उसके बेस पे लेजर बुक बनाएंगे। तो ये हमारी जनरल बुक थी। अब देखते हैं लेजर बुक, लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए 4 लेजर अकाउंट बना रखे हैं, एक सेल अकाउंट, दूसरा परचेज अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट, चौथा सप्लायर अकाउंट। इस तरीके से हमारे कई सारे अकाउंट्स बन सकते हैं। अब अकाउंट्स ऐसे नहीं बनते, अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है वो मैंने आपको भी नहीं बताया। अकाउंट्स का फॉर्मेट हम बाद में समझेंगे, वो थोड़ा आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि जनरल के अंदर हमने एक बुक के अंदर सेल को भी लिखा था, परचेज को भी लिखा था, कैश को भी लिखा था, सप्लायर को भी लिखा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिखा था, रेंट भी लिखा था, इन्वेस्टमेंट भी लिखी थी। ये देखो एक ही जनरल बुक के अंदर हमने इतनी सारी चीजें लिखी थी। लेकिन जब हम लेजर बनाने पे आए तो हमने क्या करा, सेल को अलग कर दिया, परचेज को अलग कर दिया, रेंट को अलग कर दिया, सप्लायर को अलग कर दिया। इस तरीके से आप हर एक चीज को अलग अलग करोगे, यानी जो जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, उस हर एक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस के लिए आप एक अलग अकाउंट बना लोगे। जितनी भी महीने की सेल हुई उन सभी सेल्स के लिए आपने एक सेल अकाउंट बना दिया। यहाँ पर सेल अकाउंट बन के तैयार है। जनरल के अंदर तो हमने क्या किया था कि एक ही बुक के अंदर सारी खिचड़ी पका दी थी, सारी चीजों को डेट वाइज लिख दिया था। लेकिन अब इसको अलग अलग भी तो करना है, देखना है कि टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है। यहाँ तो डेट वाइज लिखा है, कैसे देखेंगे? एक एंट्री सेल की आ रही है, दूसरी एंट्री परचेज की आ रही है, तीसरी एंट्री सैलरी की आ रही है, चौथी रेंट की आ रही है। इतनी सारी ढेर सारी एंट्रीज में से आप सेल वाली एंट्री को कहाँ ढूंढते रहोगे, कैसे टोटल करते रहोगे? तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर एक भी एंट्री काउंट होना छूट गई तो वहीं पे आपकी टोटल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक बार जनरल हमने रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद अब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग, मैंने क्या वर्ड का इस्तेमाल करा? पोस्ट करा जाएगा। जनरल बना था एविडेंस के बेस पर, जबकि जो लेजर बन रहा है वो जनरल के बेस पे बन रहा है। जनरल बुक्स में से एंट्रीज को उठाएंगे और लेजर में पोस्ट करेंगे। लेजर के अंदर सिर्फ पोस्टिंग होती है, जनरल से उठाया और लेजर में डाला। लेकिन किस तरीके से डाला? जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि सेल वाली सारी ट्रांजैक्शंस को उठाया और एक अलग अकाउंट बना दिया, सेल अकाउंट।
इसी तरीके से परचेज वाली ट्रांजैक्शंस को उठाया, जितनी भी परचेज वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए एक अलग अकाउंट बना दिया, परचेज अकाउंट। सैलरी वाली सारी ट्रांजैक्शंस को उठाया और उनके लिए एक अलग अकाउंट बना दिया, सैलरी अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाली सारी ट्रांजैक्शंस को उठाया और हर महीने के इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के लिए एक अलग अकाउंट बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। रेंट को उठाया, रेंट अकाउंट। इसी तरीके से आप सारे सिमिलर नेचर की एंट्रीज को उठाओगे और उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना दोगे। तो यहाँ पर हमने लेजर में सेल के लिए सेल अकाउंट बना दिया, परचेज के लिए परचेज अकाउंट बना दिया, जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स कैश में होती है उसके लिए कैश अकाउंट बना दिया, सप्लायर के लिए सप्लायर अकाउंट बना दिया। तो समझ में आ रही है आपको बात? इसके अंदर क्या आता है वो अभी का हमारा पॉइंट नहीं है। हम ये नहीं जान रहे कि इसके अंदर क्या आता है, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब नहीं जान रहे। एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि लेजर होता क्या है। क्लासिफिकेशन करा है यहाँ पर हमने, जो जनरल के अंदर मिक्स करके खिचड़ी पकाई थी उसको अलग अलग करा, हर सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग सेपरेट अकाउंट खोल दिया, तो इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब मैं आपसे कभी भी पूछूं कि रिकॉर्डिंग कहां पर होगी, तो आपका जवाब होगा रिकॉर्डिंग जो है वो जनरल में होती है। और अगर मैं पूछूं क्लासिफिकेशन कहां पर होता है, तो आपका जवाब होगा क्लासिफिकेशन लेजर में होता है। अब एक और बात सुन लो, जो रिकॉर्डिंग होती है वो जनरल के अंदर होती है। किस तरीके से होती है? एंट्रीज के तरीके से होती है। तो इसीलिए हम जनरल में होने वाली रिकॉर्डिंग को बोलते हैं जनरल एंट्रीज। ये एंट्रीज की फॉर्म में होती है। अब किस तरीके से होती है वो बात की बात है। उसी तरीके से लेजर के अंदर होने वाली क्लासिफिकेशन को बोला जाता है लेजर अकाउंट। यहाँ पर लेजर के अंदर हर एक चीज के आगे अकाउंट लिख दिया जाएगा, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सप्लायर अकाउंट। इसी तरीके से रेंट अकाउंट भी हो सकता है और भी कई सारे अकाउंट हम खोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? वापस आते हैं, हमारे 4 स्टेप पूरे हो गए। अब चलते हैं अपने 5वें स्टेप के ऊपर, जो कि है समराइजिंग। अब ये समराइजिंग का मतलब क्या होता है? आपको समरी का मतलब पता है? जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते हैं। अब अगर मान लो इसी कहानी को हम किसी दूसरे को सुनाएंगे, तो क्या हम पूरी कहानी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सुनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, उसका मोटा मोटा समरी सुना देंगे कि मेन बातें ये थी। तो जितनी भी मेन बातें होती हैं जिससे एंड रिजल्ट निकलता है उसको हम समरी बोलते हैं। तो समरी का मतलब होगा कि ऐसी बातें जिनसे हम फाइनली एंड रिजल्ट निकाल पाए, कंक्लूजन पे पहुंच पाए। और बिजनेस का कंक्लूजन क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस। पता करना कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर हम समरी निकालेंगे, समराइज करेंगे चीजों को, ऊपर से नीचे तक हमने जितनी मेहनत करी है उसका समराइजेशन होगा। अब समराइजिंग करने के लिए भी हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के फॉर्मेट बनाए जाते हैं, जिसमें से पहले का नाम होता है ट्रायल बैलेंस, दूसरे का नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक ही नाम है। पहले ये 2 अकाउंट हुआ करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 अलग अलग अकाउंट हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसको एक कर दिया और इसका नाम पड़ गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला क्या था हमारा? ट्रायल बैलेंस, दूसरा क्या था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या है? बैलेंस शीट। ये क्या होता है अभी बताता हूँ, पहले नाम तो सुन लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें से ये बताओ कि कौन से वाले अकाउंट से हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। तो आप सीधे से जवाब दोगे, ये दूसरे वाला जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। कैसे पता चला आपको? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस बताता है। तो आपको इतना अभी तक समझ में आया कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट और लॉस निकालने का काम आता है। अब अगर बात करें ट्रायल बैलेंस की और बैलेंस शीट, तो ट्रायल बैलेंस किस काम आता है? ट्रायल बैलेंस जो है हमारे अकाउंट्स को टैली करने का काम आता है। अभी अकाउंट्स टैली करने का क्या मतलब है? ट्रायल बैलेंस हमें ये बताता है कि ऊपर का जो हमने काम किया है, ऊपर हमने 2 काम किए, एक जनरल, दूसरा लेजर। ये जो दोनों काम हमने किए हैं, क्या ये काम सही किए हैं? इनमें कोई गलती तो नहीं है? इस बात को कौन कंफर्म करा के देगा? ट्रायल बैलेंस कंफर्म करा के देगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो गई, हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड से मैच कर गई, इसका मतलब आपने ऊपर जो काम किया था वो काम बिल्कुल सही था। लेकिन अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफरेंस आया, इसका मतलब ऊपर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया ट्रायल बैलेंस का। बाकी इसका अलग फॉर्मेट होता है, वो हम समझेंगे बाद में। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब भी आपको समझ में आया। अब रह गया हमारा बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट क्या होता है? तो देखो, बैलेंस शीट से हमें 2 चीजों के बारे में पता चलता है, एक बिजनेस की एसेट और दूसरी बिजनेस की लायबिलिटी। अब ये एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, इसको पहले मैं एक आसान वाले एग्जांपल से बताता हूँ, उसके बाद हम बिजनेस वाले एग्जांपल को लेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। हमें समझना है एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, इस वक्त पर, जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं, इस वक्त पर आपके पास, आपके घर में सभी का टोटल प्रॉपर्टी मिलाकर, सब कुछ मिलाकर, आप उसके अंदर कैश इंक्लूड कर लो, सारी कार स्कूटर इंक्लूड कर लो, ज्वेलरी इंक्लूड कर लो, सारी प्रॉपर्टी, जितना भी कुछ आज तक आपने कमाया है, आपके पास टोटल कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। अब इसके अंदर सब कुछ आ गया, टोटल एवरीथिंग। तो लेट सपोज आप बोलोगे कि मेरे पास सब कुछ मिलाकर, जितना हमारे घर में सब कुछ है, सब कुछ मिलाकर, घर, गाड़ी, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने कहीं इन्वेस्टमेंट लगाई होगी, बैंक में पड़ा होगा, बैंक बैलेंस सब मिलाकर 80 लाख रुपए है। तो ये जो 80 लाख रुपए आपने निकाला, ये आपकी एसेट कहलाएगी।
आपके पास अगर टोटल पूछा जाए कि कितना पैसा है या फिर टोटल कितना सामान है जिसको आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपनी कार को भी तो पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, घर को भी तो पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, ज्वेलरी को भी तो पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चाहे पैसा हो, चाहे पैसे में कन्वर्ट करने वाली कोई चीज हो, अगर हम सभी चीजों को मिला लें और पूछे कि एट प्रेजेंट आपके पास टोटल कितनी वेल्थ है, तो वो टोटल वेल्थ, टोटल प्रॉपर्टी आपकी असेट कहलाएगी। तो असेट का मतलब समझ में आया? तो आपकी असेट है 80 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बात बताओ, क्या आपने किसी को पैसा देना है, आपने किसी से कोई उधार लिया है, उधार में कोई सामान खरीदा है, किसी चीज की इंस्टॉलमेंट देनी बाकी है, तो आप बोलते हो हाँ बिल्कुल मैंने टोटल अपने सारा उधार मिलाया तो मुझे पता चला 10 लाख रुपए का उधार टोटल चुकाना है। तो आपने 10 लाख रुपए टोटल पे करने हैं जो आपका उधार है। तो ये जो 10 लाख का उधार है इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब वो पैसा जो आपने पे करना है, जो आपकी जेब से निकलने वाला है, वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। तो आपके पास 80 लाख का एसेट है और 10 लाख की लायबिलिटी है। तो नेट एसेट अगर मैं आपसे पूछूं तो नेट एसेट आपके पास कितनी है? 70 लाख। ये 70 लाख कैसे निकाले हमने? 80 लाख की एसेट माइनस 10 लाख रुपए जो आपने पे करने हैं, वो तो आप पे करोगे ही ना। तो 80 में से 10 लाख रुपए पे करोगे, आ गया 70 लाख रुपए। तो नेट एसेट आपकी 70 लाख की कहलाएगी। तो ये 70 लाख रुपए क्या है? तो ये 70 लाख रुपए आपकी आज की फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अभी इस वक्त पर अपना सब कुछ बेच देते हो, सब कुछ का मतलब टोटल जितना भी कुछ आपके पास है आप सब कुछ बेच देते हो, तो आप टोटल कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो? तो आप कहोगे कि मैं टोटल अपना सब कुछ बेचने के बाद 70 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूं। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन 70 लाख रुपए की है एट द प्रेजेंट टाइम। तो समझ में आ गई आपको बात? एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्लियर हुआ। अब इसी एग्जांपल को बिजनेस में लगा के देखते हैं। तो वही ग्रोसरी शॉप वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बिजनेस से पूछूं कि बिजनेस के नेट एसेट कैसे निकलेंगे, हम बिजनेस की टोटल एसेट निकाल लेंगे, उसके बाद बिजनेस की टोटल लायबिलिटी निकाल लेंगे और टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को लेस कर देंगे, तो हमारे पास बिजनेस के नेट एसेट आ जाएगा। अब ये बिजनेस का टोटल एसेट कैसे निकलता है? तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितना कैश है, जितना इन्वेस्टमेंट है, सबको जोड़ दो और टोटल लायबिलिटी कैसे निकलेगी? बिजनेस के ऊपर जितना उधार है उन सबको टोटल कर दो तो आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी लेस कर देना, आपका नेट एसेट आ जाएगा। नेट एसेट का मतलब क्या है कि एट प्रेजेंट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ये है। तो टोटल एसेट निकालने का अपना एक अलग तरीका होता है, वो बहुत टेक्निकल मामला है। टोटल एसेट इतनी आसानी से नहीं निकल जाता और ना ही टोटल लायबिलिटी इतनी आसानी से निकल जाता है। लेकिन मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया किस तरीके से आप टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी निकालोगे, और यही एसेट और लायबिलिटी के बारे में हमें बैलेंस शीट बताती है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें बिजनेस की एसेट और बिजनेस की लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि एट प्रेजेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट भी देख लिया। तो समराइजिंग के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। अभी ये जितनी भी टर्म्स मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सारी टर्म्स को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे अपने सेकंड चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर ही हमारा अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर है। तो यहाँ पर अभी तक हमें इतना समझ में आया कि बैलेंस शीट हमें एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है, और ट्रायल बैलेंस हमें ये बताता है कि हमने अभी तक जितना भी काम किया वो सही किया है कि नहीं किया है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो अब आपको आगे से ध्यान रखना है कि जब भी मैं बोलूं समराइजिंग के अंदर क्या क्या आएगा। समराइजिंग करने का मतलब क्या होगा? तो समराइजिंग का मतलब 3 चीजें होता है, एक ट्रायल बैलेंस, दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीजें बनाएंगे तब हम कहेंगे कि हमने अकाउंट्स को समराइज कर दिया। अब देखो समराइजिंग के अंदर 3 चीजें आ रही हैं, लेकिन इन 3 चीजों में से अगर हम ट्रायल बैलेंस को एक बार साइड में रख दें और बात करें सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की, तो इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का अकाउंट्स ने एक कॉमन नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट, या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मिलाकर फाइनल अकाउंट कहलाता है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। तो ये फाइनल अकाउंट क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्स की बात खत्म है, ये हमारे फाइनल अकाउंट है, फाइनल हो चुका है सब कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, एसेट और लायबिलिटीज के बारे में पता चल गया। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को मिलाकर फाइनल अकाउंट बोला जाता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ के देख लेते हैं। और एक बात और, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर हम लगातार नोट्स को शेयर कर रहे हैं, तो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे देखते हैं अकाउंटिंग की। अगर मैं आप डेफिनेशन पे आऊं तो थोड़ा सा समझते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। पहली बात तो अकाउंटिंग की जो पॉपुलर डेफिनेशन होती है वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है ये एक बेसिक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की।
यहाँ पर उतनी बात करिए जितनी बात आपको समझ में आ रही है। तो एक बेसिक डेफिनेशन अकाउंटिंग की यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दी, ताकि आप थोड़ा बहुत तो अकाउंटिंग को समझते हुए चलो, फिर ये ना कहो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक बार भी नहीं दिखाई। तो थोड़ा सा समझो बेसिक वाली डेफिनेशन को। एक प्रॉपर डेफिनेशन अकाउंटिंग की जो AICPA ने दे रखी है, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस तो है ही, और वो भी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पूरा सिस्टम तैयार है, ऊपर से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी बातें बता रखी हैं कि पहला स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना है। पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर समराइजिंग होगी। तो ये सारी बातें जो हैं पूरे एक सिस्टमैटिक मैनर में बता रखी हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन होता है। हम आइडेंटिफाइंग करते हैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को, पता करते हैं कौन सी वाली ट्रांजैक्शंस और इवेंट को हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मेजर करते हैं। हमारा मेजरिंग यूनिट क्या है? इंडिया का मेजरिंग यूनिट है रुपीस। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है। कहां पर होती है? जर्नल के अंदर होती है। उसके बाद क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा। कहां पर होगा? लेजर में होगा। उसके बाद क्या होगा? समराइजिंग होगी। कहां पर होगी? ट्रायल बैलेंस में होगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, और बैलेंस शीट में होगी। तो यहां तक हो गया, समराइजिंग तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अब ये क्या होता है? तो इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये दो वर्ड अभी रह गए, इसको हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। पहले जितना अभी तक पढ़ लिया उसको एक बार देख लेते हैं। पहले पॉइंट पे आओ, क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स।